आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोकोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है MPMSU की यानी कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स होने वाली है 2022 में। ठीक है, तो फोर्थ ईयर्स के पेपर्स के अंदर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, जैसे कि प्रीवियस पेपर हमने यहाँ पर लिए हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मिडवाइफरी और ऑब्स्ट्रक्टिव नर्सिंग, ठीक है, ये क्या होती है। तो पहले तो हमको ये याद होना चाहिए कि मिडवाइफरी क्या होती है और ऑब्स्ट्रक्टिवल्स क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ओबीजी की बात हो रही है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या होती है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। देन एंटीनेटल केयर्स भी आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कौन कौन सी केयर पेशेंट की करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव की केयर कैसी हो जाएगी, डायबिटीज़ वाला पेशेंट डायबिटीज़ की केयर कैसी हो जाएगी, टीटी का टीका वगैरह लगाते हैं उसकी केयर्स वगैरह कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर कोई अदर केयर है हमारी, जैसे कि यूएसजी वगैरह करवानी है, हमको ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं, टीटी के टीके वगैरह लगवाने हैं, तो जो एंटीनेटल केयर्स वगैरह होती हैं वो सारी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ये थर्ड ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो नर्स हैं वो प्रेगनेंसी के जो डिसऑर्डर्स होंगे उसको मैनेज कैसे करेगी, कि एज अ नर्सिंग हाउ विल यू मैनेज द माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो माइनर डिसऑर्डर्स में की बात अगर आ रही तो माइनर डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो पेशेंट है प्रेगनेंसी के पहले क्या सडनली हमको ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 9 पॉइंट ही रह गया है, 8 पॉइंट ही रह गया है। तो उसको हम आयरन फॉलिक से कवर करेंगे। माइनर डिसऑर्डर्स में और हम देखते हैं कि पेशेंट को हमको हिस्ट्री पता चली है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है और पेशेंट की प्रेगनेंसी भी करवानी है हम लोगों को। ठीक है, या डिलीवरी वगैरह भी करवानी है। नेक्स्ट एक और माइनर डिसऑर्डर के अंदर हम ये देख सकते हैं मेन कॉमन की पेशेंट डायबिटिक है और पेशेंट की सर्जरी हमको LACS से करवाना है। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है डायबिटिक और उसकी सर्जरी हमको LAC जो बेबी डिलीवर करवाना है वो हमको LACS से करवाना है। ठीक है, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को हमको बाहर करना है। तो ये छोटे छोटे माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सिम्टम्स को हमको कैसे कंट्रोल करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमको ये मेंशन करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैनेज करना है कि मैनेज माइनर डिसऑर्डर्स होते क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोगों को देना होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज़ प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन, है ना, कोई किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन वगैरह हो गया है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, या फिर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो कितने टाइम से हाइपरटेंसिव है, या फिर जब टेस्ट करवाने हमारे पास में आया था तो क्या वो हाइपरटेंसिव था या नहीं था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री एक्लम्शिया, प्री एक्लम्शिया में कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखते हैं, उसको हमको यहाँ पर एग्जाम्स का क्वेश्चन कॉपी में हमको लिखना रहता है कि साइन क्या है, सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमको लक्षण वगैरह दिखाई दे रहे हैं, किस चीज़ों की वजह से ये चीज़ें होती हैं, वो प्री एक्लम्शिया में हम चीज़ें यहाँ पर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्सप्लेन द नर्स मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लम्शिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि प्री एक्लम्शिया हो सकता है, फिर पोस्ट एक्लम्शिया होता है। तो क्वेश्चंस में हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बताया कि क्या है कि ये प्री एक्लम्शिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि प्री एक्लम्शिया के बारे में पूछ रहा है, पोस्ट एक्लम्शिया के बारे में पूछ रहा है। कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि मिक्सअप कर देते हैं, प्री एक्लम्शिया याद होता है तो हम पोस्ट का लिखाते हैं और पोस्ट का पूछा जाता है तो हम प्री का लिखाते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे कि डिफाइन लेबर। अब लेबर की प्रोसेस क्या, लेबर को हम डिफाइन कर देंगे लेबर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ लेबर। अब जो लेबर है उसकी स्टेज क्या क्या होती है, क्या अलग अलग स्टेजेस वगैरह होती है कि किन किन स्टेज से हम लेबर में पेशेंट्स को लेते हैं, तो स्टेजेस को हमको यहाँ पर पॉइंट्स वाइज लिखना है। देन अगर हम चाहें तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा आपको वास्ट नहीं लिखना है कि अगर 5 नंबर में पूछा गया है तो आप 5 नंबर में ही उसका आंसर करेंगे, ये नहीं करेंगे कि फर्स्ट लेबर 3 पेज की है, सेकंड लेबर 3 पेज की, क्योंकि आपकी जो कॉपी रहेगी वो 40 पेज की ही रहेगी यहाँ पर, तो उसका भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेनेशन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है स्टेजेस में तो पहले यही पूछा जाएगा कि स्टेजेस कितनी होती हैं प्रेगनेंसी की, लेबर की स्टेजेस कितनी होती हैं। देन थर्ड क्वेश्चन यही रहेगा कि कोई भी एक स्टेज या फिर अगर वो पर्टिकुलर स्टेज के बारे में बता देंगे कि स्टेज के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है।
कि अगर कोई भी चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं कि स्टेजेस में क्या चीज़ें हैं, थर्ड पूछ लेता है, सेकंड पूछ लेता है, फर्स्ट पूछ लेता है, तो अगर जो स्टेजेस अगर हमसे पूछी गई हैं, अगर वो 5 नंबर की है या फिर 6 नंबर की हैं, तो हमको सफिशिएंट आंसर ही यहाँ पर डालना है कि 2 पेज का आंसर, 3 पेज का आंसर। लेकिन यहाँ पर कभी भी क्वेश्चनिंग में हमको पैराग्राफ का यूज़ नहीं करना है। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे, छोटे छोटे हाईलाइट्स करेंगे, हेडिंग को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, समझ में आए सामने वाले को, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच। ठीक है, अब कभी कभी तो पोस्टपार्टम लिखा हेमरेज लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी डायरेक्ट ये लिखा होता है डिफाइन ऑफ पीपीएच। ठीक है, तो इनका हमको ध्यान रखना है कि पीपीएच का मतलब क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। ठीक है, अब एंडलेस द कॉजेज ऑफ पीपीएच की पोस्टपार्टम हेमरेज को के कॉजेज कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लिया इसने हमसे, डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट अलग होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट अलग होता है। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट का हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम नर्सिंग मैनेजमेंट का लिखेंगे कि नर्सिंग केयर में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं पेशेंट के लिए, बेहतर से बेहतर वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ज़्यादा हमको ओवर राइटिंग नहीं करना है यहाँ पर, या फिर ज़्यादा कोई अदर चीज़ें नहीं लिखना है कि पेशेंट को जो ओबीजी में जो केयर हम लोग देते हैं बस उसी केयर को यहाँ पर मेंशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अदर केयर भी ऐड कर देते हैं। मान लिया जाए कि कोई दूसरा मैनेजमेंट वगैरह कर लग गए हैं यहाँ पर, या फिर कोई दूसरी डिसीज़ के बारे में यहाँ पर मैनेजमेंट करने लग गए हैं, है ना। पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है और हम डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स वगैरह यहाँ डाल रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह हम डाल रहे हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। डाइट मेंटेन करवा सकते हैं पेशेंट की, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो पॉइंट्स वगैरह है वो हम लोग कर सकते हैं, पोजिशनिंग का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 5 द फॉलोइंग। ठीक है, कि अब शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट जहाँ पर भी यूज़ किया जाता है कि मान लिया जाए कि कोई सी भी चीज़ का अगर हमसे शॉर्ट नोट अगर पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर वो 5 नंबर में है तो पहले उसका इंट्रो लिखेंगे, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देंगे, अगर टाइप्स हमको आते हैं टाइप्स हम लोग लिख देंगे, या फिर उसका कोई पैराग्राफ वगैरह हम लोग लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट में हमको इतना ही लिखना है। शॉर्ट नोट कभी भी हम लोग पैराग्राफ के जैसे नहीं लिखेंगे, उसमें हम 3 चीज़ें मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन मेंशन कर दीजिए, डेफिनेशन मेंशन कर दीजिए, और हमारे थोड़े टाइप्स वगैरह कुछ याद है तो वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर अदर कोई मटेरियल अगर उसके अंदर हमको याद है, जैसे कि मेथड्स वगैरह कुछ याद है, ये चीज़ें हम लोग प्रोसीजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि एपिस्टोमिक केयर आ रही है, तो एपिस्टोमिक केयर क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन बताइए, उसकी नर्सिंग केयर बताइए। ठीक है, इसके टाइप्स वगैरह बताइए, डेफिनेशन वगैरह बताइए, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसेंशियल न्यू बॉर्न केयर। ठीक है, अब कोई बच्चा छोटा है और न्यू बॉर्न की केयर हमको कैसे करना है, छोटा बच्चा है किस तरीके से उसको होल्ड करना है, उठाना कैसे है बच्चे को कैसे लेके जाना है, ये सारी चीज़ें हमको करना है। ठीक है, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, इसका भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम्स क्या होते हैं। ठीक है, एबॉर्शंस क्या है, एबॉर्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एबॉर्शंस किस लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, लीगल एबॉर्शंस है कि अनलीगल एबॉर्शंस है, इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के ही करवाना है। ब्रेस्ट फीड में यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीड क्यों करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड की डेफिनेशन दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीड के पोजीशंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या फिर मदर और बेबी के बीच में अच्छा सा तालमेल बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा केएमसी के बारे में भी, कंगारू मदर केयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैमिली प्लानिंग मेथड। फैमिली प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर गलती करते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वगैरह पहले ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर लोगों को समझाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर नहीं डालना है। स्टैंडर्ड तरीके से हमको सारे मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ करने के, स्टैंडर्ड तरीके से हम किस तरीके से फैमिली प्लानिंग को बता सकते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है फैमिली प्लानिंग का, देन डेफिनेशन डालना है, फिर फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, लीगल कपल है या फिर अनलीगल कपल से, वैसे लीगल कपल्स को हम फैमिली प्लानिंग की एडवाइस देते हैं, कपल्स एजुकेट है या फिर एजुकेट नहीं है। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2019 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे सेशन से, उसकी हम बात कर लेते हैं कि एलाबरेट ऑन की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि डिफाइन नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर क्या होता है, दो तरह की डिलीवरीज होती हैं। फर्स्टली हमको देखा जाएगा यहाँ पर, मान लिया जाए कि
पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि पेशेंट का जो बेबी है अच्छे से डिलीवर हो जाएगा, पेशेंट की एज कम है, अंडर ग्राउंडेड में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि 13 से कम उसकी एज है ना। कभी 30 से ऊपर जो एज क्रॉस हो जाती है उस समय हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि जो हमारी सैक्रम जो बोन होती है या फिर जो पेल्विस होता है वो अपने जो जॉइंट्स वगैरह है वो नहीं छोड़ता है, इसकी वजह से बेबी डिलीवर होने में प्रॉब्लम्स हमको आती है। ठीक है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, ठीक है, बेबी बाहर पास आउट नहीं हो पाता है इजीली तरीके से। तो इस चीज़ों के लिए हम LACS की सर्जरी हम लोग करते हैं। तो डिफाइंड नॉर्मल लेबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट इन डिटेल मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया कि थर्ड स्टेज, और यहाँ पर भी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्ड स्टेज लेबर की क्या होती है। तो आपको स्टेजेस पे तो जरूर ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इन पे आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट राइट इन डिटेल द स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर। ठीक है, अब नॉर्मल लेबर की स्टेजेस क्या होती है, देखो LACS की स्टेजेस क्या है, नॉर्मल लेबर की स्टेजेस क्या है। ठीक है, किसी भी पेशेंट को अगर हम रेडी करते हैं सर्जरी के लिए या फिर लेबर के लिए क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आ रहा है राइट ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज एंड देयर मैनेजमेंट। अगर कोई भी इमरजेंसी होती हैं ऑब्स्टेटिकल्स में, तो उसका मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे। इमरजेंसीज में क्या क्या हो सकता है कि पता चलता है कभी कभी पेशेंट्स का क्या होता है कि हॉस्पिटल्स पे वो सिर्फ चेकअप के लिए आने के लिए एडमिट होता है और उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का हाइपरटेंसी हो जाता है, कभी कभी पेशेंट का डायबिटीज़ बढ़ जाती है, कभी कभी को पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है, कभी कभी पेशेंट को चक्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो इसी कुछ इमरजेंसीज वगैरह होती है, उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स नोट्स ऑन। कुछ नोट्स के बारे में लिखेंगे कि अगर कुछ छोटे छोटे नोट्स अगर हमसे पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट नोट हो सकते हैं कुछ, तो इसमें हम लिखेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, यानी कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुका है और हमको हिस्ट्री पता चल रही है उसको डायबिटीज़ है, तो उसका मैनेजमेंट हमको क्या करना है। क्योंकि जब पेशेंट डायबिटीज़ हैं तो बच्चे को भी खतरा हो सकता है, यानी कि अगर बाई चांस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, उस कंडीशन में हमको पेशेंट को ये देखना है कि अगर सर्जरी के दौरान सर्जरी अगर पेशेंट की हमको करना पड़ सकती है या फिर LACS अगर पेशेंट का हमको करना पड़ सकता है, तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे होगा। जब तक पेशेंट का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक पेशेंट का LACS नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंसिजन लगा देंगे और बेबी को बाहर भी निकाल लिया, लेकिन अगर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं या फिर क्या हो रहा है कि स्किन वापस रिपेयर नहीं हो पा रही है, सुसरिंग पक गए हैं, टाँके पकने लगे हैं पेशेंट के, तो ये सारी चीज़ें हमको हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे ऊपर बोला था कि 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन 19 में पूछा गया है यहाँ पर, कि माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, की जो माइनर डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और उनका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कि कॉन्ट्रासेप्टिव की परमानेंट मेथड क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि परमानेंट मेथड में वेक्सेक्टोमी टुपेक्टोमी होती है, पुरुष नसबंदी हो सकती है, या जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं, या फिर महिला नसबंदी हो सकती है, ऑपरेशंस वगैरह करवा सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स वगैरह है उनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर अदर मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की परमानेंट, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन डालेंगे, डेफिनेशन डालेंगे, परमानेंट मेथड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे यूजेस क्या है। नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेप्स यहाँ पर आ सकती हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया किस तरीके से ब्रेस्ट फीड आपको बच्चों को करवाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर ऑन। ठीक है, शॉर्ट आंसर में हमको यहाँ पर दिख रहा है कि डिफाइन एनीमिया इन प्रेगनेंसी। कोई कोई पेशेंट्स होती है जिसको क्या हो जाता है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया का मतलब सभी आप लोग जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया की वजह से मदर और जो बेबी हैं दोनों के ऊपर खतरा आ सकता है, कि दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का 9 पॉइंट से कम क्या है कि ब्लड है, उसका HB 9 पॉइंट से कम है और उसको क्या पता चल रहा है कि उसकी लेबर करवाना है उसका या फिर सर्जरी वगैरह करनी है उस पेशेंट की, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया वगैरह है तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन की सहायता से उसको हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हमको स्टार्टिंग में हमको जब प्रेगनेंसी कंसीव करी तभी हमको पता चल गया कि पेशेंट को एनीमिया है, तो हम उसको आयरन फॉलिक एसिड की मेडिसिन या फिर अदर उसकी डाइट चेंज करके ब्लड को हम बढ़ा सकते हैं। इन केस अगर नहीं बढ़ता है तो हम IV मेथड्स का यूज़ करेंगे, फिर भी नहीं बढ़ता है तो हम ब्लड का यूज़ करते हैं। और कोई पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि किसी चीज़ को ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है, ये समस्या अगर हमको देखने को मिलती है, तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि पेशेंट को जब भी हमको लेबर करवाना है, पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सर्जरी वगैरह करवानी है, तो उसके समय हम ब्लड की व्यवस्था करके रखें,
कि पेशेंट को जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको लगा सकें। नेक्स्ट है हमारा मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मदर्स वगैरह होती है उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, लेबर के दौरान डेथ वगैरह हो जाती है या फिर एलएसएस के दौरान डेथ हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, कि डेथ होने का कारण ये होता था कि जो आर्टिकल्स हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते थे, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से स्ट्राइल नहीं किया जाता था, इसकी वजह से इन्फेक्शंस होते थे और मदर की डेथ हो जाती थी। नेक्स्ट रहता है कि पेशेंट की जब डिलीवरी होती है तो अच्छी तरीके से प्रॉपर यूट्रस को क्लीन नहीं किया जाता है, वॉश आउट नहीं किया जाता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्जरी के 3 दिन 42 दिन तक भी महिलाओं की मृत्यु हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना कि पेशेंट को अगर फीवर भी आ रहा है तो हमको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट आ रहा है राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइडिडिफॉर्म्स मोल्स, ठीक है, ये हाइडिडिफॉर्म मोल्स क्या होते हैं, इनके साइन और सिम्टम्स ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है, लेकिन अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमाने के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं, या तो क्वेश्चन अथवा में आते हैं या फिर डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के टाइप्स हैं, है ना, ये फीमेल पेल्विस के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो पेल्विक होते हैं, जो पेल्विक का टाइप हमसे पूछा गया है वही टाइप हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टाइप्स हम लोग बता सकते हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पेल्विस के टाइप्स की जगह वो क्या कराते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन दे आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि हमको पेल्विस के टाइप्स वगैरह ही यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखना है कि कौन कौन से यहाँ पर पेल्विस हैं, ठीक है, कि फीमेल के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर राइट फॉर न्यू बॉर्न बर्थ इंजरी। बेबी को कभी कभी बर्थ के टाइम पर इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है तब पेल्विक बोन से उसका सर टकरा जाता है या फिर किसी और पार्टिकल से उसका सर वगैरह टकरा जाता है, कि हम लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखते हैं जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है, जन्म के बाद वो चल नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, चोट लग जाती है, कन्वल्जन्स आते हैं उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान ही इंजरीज वगैरह होती हैं और ये माइनर इंजरीज हमको दिखाई नहीं देती हैं। कभी कभी एलएसीएस के दौरान क्या होता है कि बेबी वगैरह की जो बोन्स वगैरह होती है वो टूट जाती हैं, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, ये भी हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस पेशेंट्स की हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट फॉर नियोनेंटल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री एक्लम्शिया, ठीक है, जो नियोनेंटल है उनका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्री एक्लम्शिया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। सिक्वेंस में लिखना है, सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है, पैरा छोटे छोटे पैरा बनाना है, टाइप्स वगैरह लिखना है, इस तरीके से हमारा नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है राइट फॉर कॉजेज ऑफ डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ठीक है, कोगुलोपैथी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको हम कोगुलोपैथी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे डिफाइन पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, छोटे से डेफिनेशन डाल सकते हैं या फिर वो डाल सकते हैं, या फिर अगर 5 नंबर में सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी गई है तो यहाँ पर हम 3 से 4 डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जो भी डेफिनेशन अगर आप लोग लिखते हैं तो हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको अगर राइटर का नाम याद है और उसकी डेफिनेशन याद है तो ही राइटर का नाम लिखेंगे, और अगर आपको राइटर का नाम याद है लेकिन उसकी डेफिनेशन याद नहीं है तो यहाँ पर कभी भी उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो राइटर के नाम वाली ही, राइटर ने जो डेफिनेशन लिखी है वही चेक कर लेते हैं, और अगर उस डेफिनेशन गलत पाई जाती है तो हमारी सारी डेफिनेशन काट दी जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आई होप जो मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, कैसे क्या लिखना है, और मेथड भी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।